वेलकम टू द TFP द फर्स्ट पेज। आज का टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन में लगभग सभी लोग होंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं होंगे तब भी उनके आसपास में ज़रूर लोग होंगे। AICTE, UGC, NCTE ये लोग हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स कहलाते हैं। आपको मैं बताऊंगा ये लोग कौन होते हैं और क्यों ये ऐसा कहलाए जाते हैं। अमित खरे जी हैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी। इन्होंने अनाउंस किया है ये चीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक अभी अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है हाल ही में। हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस कॉन्फ्रेंस में हुए थे, और उस कॉन्फ्रेंस में होने वाले कुछ पॉइंट से पहले मैं आपको सबसे पहला यहाँ पर कंटेंट दूंगा। हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक जो है यहाँ पर वो है ये कि हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स होते क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स जो भी 3 दिए हुए हैं इनकी फुल फॉर्म आप देखिए। सबसे पहले AICTE की फुल फॉर्म देखेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये जो है आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा इनकी फुल फॉर्म से। एज द नेम सजेस्ट आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए है ये पूरी काउंसिल। ठीक है। बेसिकली इनको ये काम दिया जाता है कि आपको पूरे इंस्टीट्यूशन को चेक करना है। जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ फार्मेसी, इस तरीके के जो कोर्सेज रन करवा रहे हैं, इस तरीके के यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन को उनको ये अपने सुपरविज़न में यानी कि अपने अंडर रखते हैं। सोचते हैं, समझते हैं कि उनको क्या ज़रूरत होनी चाहिए और क्या वो इंस्टीट्यूशन ऐसा फैसिलिटी दे पा रहा है। तो इस हिसाब से ये लोग उसको लाइसेंस देते हैं और एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली ये ऐसा काम करते हैं। UGC यहाँ पर तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ मैं, और ये होता भी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बना है, इसीलिए ज़्यादा पावरफुल है। स्टैचुरी बॉडी है ये इतनी पावरफुल है कि अगर ये चाहें तो फंड भी ग्रांट कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट को या किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर ज़रूरत होती है तो। NCTE जैसा कि इसकी फुल फॉर्म में दिख रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। तो टीचिंग एजुकेशन जो भी होगी उसके ऊपर सुप्रीम बॉडी यही है। यही पूरी फैसिलिटी और सबका स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन जो है टीचिंग के लेवल की होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? तो ये तीनों के बारे में आपको मैंने ब्रीफ बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑफकोर्स आप जान सकते हैं। आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं समझ जाऊँगा। तो सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो है मर्ज इनटू HECI। HECI बेसिकली है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर काउंसिल की जगह कई लोग इसको कमीशन भी कह रहे हैं। तो आप कमीशन कह लीजिए या काउंसिल, अभी इसका नाम पूरा परफेक्ट आया नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं बनी है, तो आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में HECI ही रहेगा और 2021 से ये इफेक्ट में आएगा। देखते हैं ये काम क्या क्या करेगा। कुछ मेरा डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया है जिसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। देखिए ये सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट का की एजुकेशन रिफॉर्म रहेगा 2021 के लिए। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी एजुकेशन में सबसे बड़ा काम किया होगा वो यही होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे UGC एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, ये भी वहीं से बना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। ये ध्यान देंगे एजुकेशन की क्वालिटी पर, और एजुकेशन को हमारे देश में अलग ही लेवल पर ले जाने की कोशिश इसी में रहेगी। HECI के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं रहेंगी जैसे कि UGC पे थी। UGC फंड ग्रांट कर सकते थे इंस्टीट्यूशन को, लेकिन HECI नहीं कर सकते। HECI की फंडिंग पावर जो होगी वो दे दी जाएगी उसको MHRD को। MHRD आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उनको ही दे दी जाएंगी फाइनेंशियल पावर्स। बेसिकली HECI पावरफुल तो होगा, बस फाइनेंशियल पावर नहीं होगी। ठीक है। पूरा सिस्टम जो होता है आज की डेट में हम देखते हैं कि कोई महंगी यूनिवर्सिटी है या कोई बड़ा कॉलेज है तो उसकी पहुंच ज़्यादा मानते हैं लोग, कहते हैं उसकी रैंक ज़्यादा है। वो होता है इनपुट बेस्ड। आउटपुट क्या होता है कि अगर हम IIT को देखेंगे, देखिए उसमें क्या होता है, नो डाउट उसमें साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन IIT को हम इसलिए प्रेफरेंस में लेते हैं या उसको हाई रैंक पे इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सिमिलरली हमें पूरे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको रैंक करना चाहिए उनके परफॉर्मेंस बेस पे। HECI का मेन मोटिव ये रहेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम आउटपुट बेस्ड हो या परफॉर्मेंस बेस्ड कहना चाहिए, साइज बेस्ड नहीं होगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि बेंचमार्क कैसे सेट करा जाएगा। बेंचमार्क सेट करा जाएगा सिर्फ परफॉर्मेंस पर। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हों, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर होंगी और इसमें सबको एक ही तराजू में तोला जाएगा और उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। ध्यान रखेंगे मेडिकल और लॉ इंस्टीट्यूशंस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लॉ और मेडिकल के लिए अलग काउंसिल हैं और वो हमेशा ही अलग रहेंगे। वो HECI जैसे किसी भी एक काउंसिल के अंदर नहीं आ सकते। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैट हम आज भी दे रहे हैं और ये अगले साल से और भी ज़्यादा उभर कर आएगा। आप देखेंगे कई जगह पे एडमिशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब में एडमिशन के लिए सभी में कैट एग्ज़ाम जरूरी होगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फोर्थ वाला, नेशनल रिसर्च फंड, एनआरएफ भी कह रहे हैं इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली लगता है कि इसके बाद कुछ बड़ा ही चेंज आ सकता है हमारे देश के अंदर। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, रसिया, इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि रिसर्च बहुत होती है, कॉलेज लेवल पर भी रिसर्च होती है और इंस्टीट्यूट लेवल पर भी रिसर्च होती है। मतलब मेरा ये है कि रिसर्च का लेवल बहुत ही नीचे से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या डॉक्टरेट करेंगे, उसके बाद कहीं जाकर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करेंगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी को या किसी इंस्टीट्यूट को अपने अंदर ही आपका कोई भी रिसर्च करानी है, तो वो रिसर्च के लिए प्रपोजल एनईपी को, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एनआरएफ को देगा, और एनआरएफ उसको अगर प्रपोजल अच्छा हुआ तो उसको फंड भी प्रोवाइड करेगा रिसर्च के लिए। तो मेन ये मोटिव है कि कॉम्पिटिटिव फंडिंग होगी यहाँ पर और नेशनल रिसर्च होगी, जैसे कि यूएसए में होती है बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो ग्रुप में करें या फिर इंडिविजुअली करें। थोड़ी सी कुछ और जानकारी है, जैसे कि ये एनआरएफ आया कहाँ से, ये आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। एजुकेशन पॉलिसी पहले से भी थी, लेकिन अभी जो नई हुई है यानी कि रिन्यू हुई है एक तरीके से समझ सकते हैं, ये वहाँ से आई है। इनका मोटिव यही है कि बिल्कुल वही है जैसा मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव फंडिंग होगी रिसर्च बेस्ड प्रपोजल के ऊपर, जो कि एक यूनिवर्सिटी सबमिट कर सकती है एक अकेली, या फिर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर के सबमिट कर सकते हैं। प्रपोजल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो लोग फंड प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंड मिल जाए, लेकिन सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी को ना मिले। तो मैं बस सिर्फ ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। प्रपोजल जिसका अच्छा होगा उसको फंड मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट टॉपिक है आज के लिए, नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक, एनएसी बैंक। ये बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक हो जाएगा हमारे लिए। इसमें पैसे स्टोर नहीं होंगे, इसमें होगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आप लोगों को याद होगा, कोई भी आप कोर्स कर रहे होंगे, चाहे वो बीए हो या फिर एमबीबीएस हो, कोई भी कोर्स हो। बेसिकली मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, एमबीबीएस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी एनएसी शायद सबको इंक्लूड करेगा, इसके लिए पूरी डिटेल नहीं आई है। लेकिन जो भी आप कोर्स करते हैं उसमें हर सब्जेक्ट पास करने पर आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं, जैसे कि 4 क्रेडिट या 2 या फिर कभी कभी 8 भी मिलते हैं। तो वो सारे क्रेडिट आपके क्रेडिट बैंक में स्टोर हो जाएंगे। अगर आप कहीं किसी वजह से पढ़ाई को बीच में स्टॉप करते हैं या कुछ किसी वजह से ब्रेकआउट लेते हैं, तो गैप की वजह से आपके ये क्रेडिट लॉस नहीं होंगे। दूसरी बात, ये क्रेडिट की वजह से आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल, वर्चुअल या ऑनलाइन एंटिटी होगी, बिल्कुल मैनेज की जाएगी एमएचआरडी या एचईसीआई के द्वारा। तो एमएचआरडी और एचईसीआई जब इसको मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर आप पूरा पूरा विश्वास रखिए। सबसे पहले इसे यूजीसी ने प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ प्रपोज कर पाए, ला नहीं पाए। ठीक है, अगले साल से यानी कि 2021 से ये बिल्कुल इफेक्ट में आ जाएगा, और इससे आपको बड़ी मदद मिल सकती है। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत मदद मिलती है, आपके क्रेडिट लॉस नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। और ये जितनी भी डिटेल्स थी बहुत ही ब्रीफ थी, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में और भी डिटेल जाननी हुई अगर आपको या मुझे मिली, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।